हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, P100 फिजिक्स के द्वारा कंडक्ट हुआ टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स टेस्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 का डिस्कशन आप लोगों ने देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक का डिस्कशन आप देख लिए हैं। इस वीडियो के ठीक पहले वाला वीडियो जो होगा सीरियल नंबर में, वहाँ पर है वह पूरा डिस्कशन, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे देख लीजिए। जो बच्चा जिनके पास पेपर नहीं है टेस्ट का, तो उस वीडियो के ठीक पहले वाला जो वीडियो में देखे होंगे कि पेपर वीडियो के रूप में आपको दे दिया गया है, आप वहाँ से पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक का पूरा डिस्कशन, वेल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए अच्छी तरह से समझिएगा क्वेश्चंस को, उनके कंसेप्ट को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, शॉर्ट प्रोसेस उसका, शॉर्ट ट्रिक्स, मैजिकल ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्लियर? तो आपका उद्देश्य क्या है? IIT के टॉप कॉलेज में जाना, नीट के थ्रू आपको 720/720 मार्क लाना। तो फिजिक्स फिलहाल अभी यहाँ चल रहा है, तो फिजिक्स की गारंटी है बेटा, जितना फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा सब कुछ इसी चैनल से ही आएगा। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 26 पे हम चलते बेटा, डायरेक्ट 26 पे चलते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बॉडी ऑफ द मास 1 किलोग्राम बेगिंग टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम इंडिपेंडेंट फोर्स। तो टाइम इंडिपेंडेंट फोर्स है। क्लियर? बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, बिल्कुल जो आज 2022, 2023, 2024, 2025 यानी आने वाले जो फ्यूचर में जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो स्टैंडर्ड बनेगा, वही नीट के स्टैंडर्ड है। यही क्लियर, यही IIT मेंस का स्टैंडर्ड है, और यही जो क्वेश्चंस है वो IIT एडवांस के स्टैंडर्ड है। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब बोर्ड के बच्चों के लिए क्या है? बोर्ड के बच्चों के लिए सभी क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, तो बोर्ड में थोड़ा सा इसमें जो आसान वाले क्वेश्चन है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए है, लेकिन बाकी बोर्ड के बच्चों के लिए आके उनको भी बैठना है IIT में, नीट उनको देना है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चन है, सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझेंगे बोर्ड के बच्चे भी। क्लियर? ओके, कमन, चलो बेटा। तो कह रहा है कि ये टाइम इंडिपेंडेंट, तो मास दिया हुआ है 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर है 26। मास दिया है 1 = 1 kg, मास M = 1 kg, और फोर्स दिया गया बेटा टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो फोर्स है 2Ti कैप प्लस 3Tj कैप, दिस इज द फोर्स, सो मच न्यूटन, ये फोर्स है। क्लियर? IJ जानते ही यूनिट वेक्टर है, और कहा कि व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम T। तो टाइम T पर कितना फोर्स डेवलप होगा ये बताना है ना, कितना पावर डेवलप होगा हम लोग को ये बताना है। तो आप जानते हैं, आपसे पूछ रहा है पावर क्या होगा, टाइम कितना पर, टाइम एट टाइम T पर, तो T टाइम पर पावर आपसे पूछा जा रहा है। नो प्रॉब्लम, जानते हो। अब सबसे पहली बात ये कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो थ्योरी के सारे फार्मूला, सारे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पढ़ने के पहले वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कि वो याद होगा तभी यहाँ से न्यूमेरिकल्स लगेगा, जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपकी थ्योरी, बेसिक थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मानो इसी क्वेश्चन को करना है, अब बात आई पावर की, तो पहले तो ये क्लियर हो कि पावर बराबर होता क्या है। तो पावर P बराबर क्या होता है, F.V। F क्या है? फोर्स, V क्या है? वेलोसिटी। अंडरलाइन करिए, रेड पेन से घेरिए इसको। पावर P = F.V। F, अब जा देखिए भाई, अब सवाल रहा कि F कहाँ से आएगा, तो F बराबर जानते हो M में होता है, तो F बराबर क्या हो गया, M, और A को क्या लिखते हैं आप, dV/dt लिखते हो। क्लियर? M का मान देखिए साफ साफ 1 kg दिया हुआ है, 1.0 इंटू dV/dt, 1 का मल्टीप्लिकेशन बेटा, तो रहे ना रहे कोई बात नहीं, dV/dt हो गया ना। तो देखो अब यहाँ पे देखो क्या मिला आपको, तो अब यहाँ से आप पा गए कि F बराबर कह रहा है dV/dt, कह रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, dV बराबर क्या मिला, F × dt, हाँ, और नीचे लिखा जाए, चलिए। तो dV इंटीग्रेट करिए दोनों साइड से, F की वैल्यू रख दीजिए, F की वैल्यू रख दीजिए, F दिया हुआ
2t i कैफ प्लस 3t j कैफ, दिस इज f और dt। हो गया। चलिए अब हाँ, तो टाइम t पर बताना बेटा। चलिए इसको हटा दिया जाए थोड़ा। हो गया। चलिए अब dv, तो v हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट करिए तो 2t है बेटा, तो 2t स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन इसका 2t का, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ जानते हैं ना। 1D का वीडियो में जा करके पढ़ लीजिए, 1D वीडियो नंबर 10 या 11 में देख लीजिए, वहाँ पर सब कुछ डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सब कुछ है वहाँ पर। यदि किसी को डाउट है तो वहाँ पढ़ ले। तो 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ क्या हो गया, हाँ यहाँ पे क्या था बेटा, 2t प्लस 3t था कि 3t स्क्वायर था, तो एक सेकेंड बेटा, 2t प्लस 3t चेक कर लेते हैं। 2t प्लस, हाँ 2t प्लस 3t स्क्वायर बेटा, ये 3t स्क्वायर है, क्वेश्चन में चेक कर लीजिए 3t स्क्वायर है, क्योंकि 2t प्लस 3t ये 3t स्क्वायर हो गया। चलो तो प्लस, अब यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 3t क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे क्या था i कैप, ये क्या था j कैप। तो क्या पाए हम लोग, वेलोसिटी मिली है ना हम लोग को, 2 से 2 हटा दीजिए, 3 से 3 हटा दीजिए ना, तो क्या पा गए, वेलोसिटी बराबर कितना आया, t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप। ये हो गई, ये वेलोसिटी पा गया अपना। तो मीन्स कि जो दिया हुआ है फोर्स, तो फोर्स के इक्वेशन से हम लोग को वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी मिल गई। और पावर बराबर क्या होता है, एफ डॉट वी। तो अब एफ तो आपको दिया ही था, वी आपको मिल चुका है, अब वी से इनसे दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कर दूँ, आइए और आगे हो गया होगा, नोट कर लिया, देखिए चलिए। पावर बराबर क्या होता है, एफ डॉट वी, तो एफ तो सम ऊपर है ही और वी की वैल्यू आपने निकाल लिया है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, तो अब पावर बराबर कितना हुआ, पावर पी बराबर एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, एफ तो पी इक्वल टू एफ जे डॉट वी ले लीजिए, पी बराबर आई मिलता है ना, और आई डॉट आई इक्वल टू 1 हो जाता है ना, तो क्या मिला आपको 2t क्यूब, और फिर आई में जब आई डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ आई जे के बीच का एंगल कितना 90 और कॉस 90 0 हो जाना है, तो आई डॉट जे 0 हो गया। फिर देखिए अब ये वाला जे मिलेगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, तो जे डॉट जे मिलना है प्लस 3t और t 2 और यहाँ 3 5, तो आंसर आ गया, कितना आंसर आया 2t क्यूब प्लस 3t 5, 2t क्यूब प्लस 3t 5 मीन्स ऑप्शन नंबर 2t क्यूब 3t 5, ऑप्शन नंबर डी। तो 26 डी इज करेक्ट, 26 करेक्ट आंसर इज डी। हो गया, नोट कर लिया, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 27 नंबर क्वेश्चन। हाँ 27,
27 नंबर में क्वेश्चन में क्या किया, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 किलोग्राम रोल्स ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा 27 एक सॉलिड स्फीयर है, इसके पास वेलोसिटी है और रोलिंग मोशन कर रहा है, मोशन इसका रोलिंग मोशन है। तो जब भी कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही होती है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी बोलिए। रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन कितनी होती है, हाफ mv² इंटू व्हाट, बीटा। बीटा क्या होता है बेटा, बीटा इज द, नोट करो फास्ट, वेरी स्मार्ट टेक्निक, ट्रिक्स, वेरी स्मार्ट ट्रिक, नोट दिस पॉइंट। तो बीटा इक्वल टू 1 प्लस k²/r², 1 प्लस k²/r², नोट कर लिया। वेयर k²/r² इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया या कोफिशिएंट ऑफ mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी कोफिशिएंट होता है वह होता है, मीन्स कि जो भी कुछ यहाँ पे होगा वही बीटा होगा, बीटा mr², बीटा, दिस इज बीटा, ठीक। चलो तो ये k²/r², तो सबका बीटा निकाल लिया जाता है। बीटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीटा क्या है बेटा, बीटा बोलो, बीटा क्या भाई, 1 प्लस k²/r², और k²/r² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ mr², मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ mr²। बीटा इस जगह पर mr², किस कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो उसके पहले जो डिजिट होती है वही बीटा होती है। फिर से बोलो, mr² के पहले जो डिजिट होती है वो बीटा होती है। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर, रोलिंग सॉलिड स्फीयर का बीटा कितना होगा, 1 प्लस सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले देखोगे कितनी है, 2/5 mr²। mr² का कोफिशिएंट देखो कितना है, 2/5, तो यहाँ पे लिखा 2/5 जोड़ दो, 7/5, बीटा इज द 7/5, and now therefore beta is, since beta equal to this value comes for solid sphere 7/5, what is that now the kinetic energy? So therefore the kinetic energy of the solid sphere is how much? So half mv² into beta, beta means 7/5, how much this, 7/10 mv²। तो राइट द पॉइंट, 7/10 mv²। तो कहीं पर भी कोई भी सॉलिड स्फीयर है यदि रोल कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 7/10 mv²। अब मैं तुमसे पूछूं कि डिस्क है और रोल कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/4 mv²। रिंग की कितनी हो जाएगी, 2 mr², 2 mv² हो जाएगी। हाँ नहीं, बीटा कितना उसका, हाफ mv² गुणे 2, तो 2 यानी mv²। तो रिंग का कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, mv²। चलिए, तो अभी एक एपिसोड आने वाला है रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी वीडियो नहीं आया उसका, तो अभी वीडियो जस्ट आने वाला है ना, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा। तो आने वाला है, तो वहाँ पर अच्छी तरह से सब पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन अभी आने वाला है सर ना, तो वहाँ पे पढ़िएगा ठीक से। फिलहाल अभी यहाँ पे सामने तो मैंने टेक्निक बता दिया, यहाँ पर जितना सामने है अभी आपको, आप पढ़े हुए हो क्लास में तब भी, नहीं पढ़े हो तब भी, बाहर कोई कहीं पर हो तब भी क्लास में बेटा नहीं पढ़े हो तब भी, तो आप यहाँ से सीख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग इज हाफ mv²,
इंटू बीटा होती है हमेशा। बीटा क्या होता है देखो यहाँ पर, बीटा बता दिया क्या होती है आपको, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या है देख रहे हो, क्लियर हो, बीटा ना। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो, किसी का भी काइनेटिक एनर्जी बहुत आसानी से अब तुम निकाल सकते हो। फिलहाल अपना क्वेश्चन पे आ जाओ। जो अपना क्वेश्चन है यहाँ तो ये हो गया बेटा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना आप सीख लिए यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सामने है, इसका आंसर क्या होगा। चलो, तो सॉलिड स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 7/10। अब रोलिंग सॉलिड स्फीयर है ना, तो कह दोगे कि चूंकि रोलिंग सॉलिड स्फीयर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अब हमको पता है कि 7/10 mv² होती है। जब यह सॉलिड स्फीयर रोल करता हुआ जा रहा था तो कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल रहा है 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि कितनी ऊंचाई तक इस पर चला जाएगा। ले जाओ इसको, ले जाओ ऊपर, कहाँ तक गया, मान लो यहाँ तक, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई हो गई, वहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर कुल एनर्जी क्या हो जानी है, पोटेंशियल हो जानी है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh हो गई ना, mgh। ओके, तो mgh इक्वल टू 7/10 mv²। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल, दोनों बराबर होंगी लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, कहीं पर भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं है इसमें। यम से यम हटा दो। हाइट पूछा है h बराबर, तो 7v² अपान 10 नीचे है, और यहाँ से g आ रहा है 10, वो भी हो गया, 10 वो भी हो गया, तो 7 इंटू v कितना बेटा देख लो। अब क्वेश्चन देख लीजिए, v का मान कितना दिया हुआ है, तो v की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू 10 अपान नीचे भी है 10 इंटू 10। ओके, कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ, v², ऊपर v² 10 इंटू 10 और ओके, तो h का मान कितना आ गया, h इक्वल टू 7 मीटर। ओके, 7.0 मीटर। ओके, तो कौन सा आंसर सही है आपका, डी ऑप्शन 27D। अब आंसर में दिया है देखो 7.1 मीटर दिया है ना, तो जब आप इसको ध्यान देना, g का मान हम 10 रखे है ना, यदि 9.8 रख दिया जाए यदि इसको, तो आ जाएगा 7.1 ना। तो इतना तो क्लियर ही है कि चलिए, तो 7.1 जो दिया है दैट विल आंसर। तो जी का मान 9.8 लिया होगा, इसलिए उसका कितना आ रहा है, उसका आ रहा है 7.1, मीन्स कि इसका 27 का नंबर आंसर कितना था बेटा, डी था आंसर इसका। यस, मिलाइए अपना अपना आंसर। आइए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, 28 नंबर। तो जानते हो कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 28 नंबर में कि ऑफ द 2x which have identical size, shape and the weight, one is the raw and other is the half boiled। ओके, हाफ बॉयल, ओके, हाँ हाफ बॉयल ना लेते हो ना खूब, हाफ बॉयल, चलो वही हाफ बॉयल है। तो हाफ बॉयल तो बहुत लिए हो गए, हाँ, फुल बॉयल और हाफ बॉयल बहुत लिए हो गए, लेकिन ये बताओ कि हाफ बॉयल जब लिए तो क्या सोचे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें कैसे वेरी कर रही है, हाँ मैं भी ध्यान दिया था। हाँ, हाफ बॉयल लेने से मतलब था, तो वहाँ कौन सोच रहा। चलो फिर देखो, अब वही क्वेश्चन बन के सामने आ गया है कि नहीं। 28, चलो भाई, 2 एग है, 2 एग है, 2 अंडे हैं देखो, और दोनों बिल्कुल एक शेप, एक साइज, एक वेट, सब कुछ है उनका, सब कुछ है उनका, ठीक। अब एक है रॉ यानी कच्चा है यह बॉयल्ड है ना, ये देखो एक बॉयल्ड है। अब तो कह रहा है कि यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ नाम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछ रहा है, द रेशियो बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉ। तो देखो मान लो कि इसको हम लोग IR कह दें रॉ वाले का, और बॉयल वाले का IB कह दिया जाए, है कि नहीं। चलो भाई, तो होता क्या है, या कंसेप्ट किस कंसेप्ट पर बेस्ट है बेटा। तो कह रहा है कि IR अपॉन IB का रेशियो हमेशा क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो क्या होगा, जानते हो कि जब कोई भी अंडा ना कच्चा होता है, यानी कि जब वो रॉ होता है, बॉयल नहीं होता है, बॉयल करने के पहले, तो वह अंदर जो प्रोटीन होता है वह लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है तो पूरे अंडे में, पूरे अंदर के स्पेस में वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है वो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है।
यानी कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस से दूर है अभी। तो जानते हो कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस से दूर है। जैसे मान लो कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो ये मेरा हैंड एक्सिस के पास है, एक्सिस के पास है, ठीक। और मैं हाथ ऐसे कर दूँ तो मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर हो गया ना। तो जब मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाती है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास दूर हो जाता है। बात समझा? तो अच्छा, जब मास कंसंट्रेट होता है, यानी कि जब एक्सिस के पास आता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाती है। तो अब हुआ क्या, देखो भाई, आई आर, इसका मतलब ये हुआ कि आई आर का मान आई बी से ज़्यादा था। बॉयल होगा तो क्या होगा, अभी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट स्पेस ना। जब बॉयल करोगे तो यह पी ए बाहर की जगह छोड़ देता है और ये अंदर आ जाता है, यानी कि सॉलिडिफिकेशन हो जाता है इसका। क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन, और ये स्पेस छूटती है बाहर की। बात समझा? तो अब आई आर का मान ज़्यादा है, तो कह रहा है कि रेशियो बताओ, तो आई आर अपान आई बी। तो रेशियो हमेशा ये ज़्यादा है, चूँकि ज़्यादा में कम से डिवीजन कर रहे हो, एक से ज़्यादा आना है। तो 28 नंबर का ऑप्शन है बी, आंसर इज करेक्ट। आंसर इज बी, 28 का आंसर बी। क्लास में जो बच्चे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि मैं इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि यदि दो अंडा लिया गया था और टेबल पर उसको हम लोग एक ही एंगुलर वेलोसिटी दे करके एक ही स्मूथ सरफेस हम लोग रोटेट कर दिए थे उसको ना, और ये कहा गया था कि पहले कौन रुकेगा, क्यों रुकेगा, क्या इसका मैकेनिज्म है। क्लियर? तो क्लास में डिस्कस किया था। फिर आने वाला है वीडियो रोटेशनल मोशन, वहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा उस वीडियो में। ओके, आ जाइए अगला क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर। हाँ चलो 29, आइए देखा जाए इसमें क्या दिया हुआ है 29 में। 29 नंबर है बेटा, 2 ब्लॉक ऑफ द मासेस 6 kg एंड 4 kg आर फ्रिक्शनलेस सरफेस कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग। चलिए, तो 29 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, 29 नंबर। तो दो मास है, ठीक, और एक है 29, मीन्स कि 2 ब्लॉक्स ऑफ द मास 6 kg, एक है 6 kg का और एक है 6 kg का और एक है 4 kg का, और एक स्प्रिंग से कनेक्ट है, ठीक। और बड़े वाले ब्लॉक को आप वेलोसिटी दे रहे हैं 14 मीटर पर सेकंड का। इसको वेलोसिटी इम्पल्स दिया गया, इसको वेलोसिटी दिया गया v = 14 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी दिया आपने। क्लियर? और शुरू से पहले दूसरा वाला रेस्ट में था ना, शुरू से रेस्ट में था, और कह रहा है कि जब वेलोसिटी देंगे तो इस ए अभी रेस्ट में है, कह रहा है कि इस वेलोसिटी, इसको हम वेलोसिटी दे रहे हैं, तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। तो जानते हो कि VCM क्या होता है बेटा, VCM बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 अपान m1 प्लस m2। तो VCM बराबर क्या हुआ, m1 6 इंटू 14 प्लस m2 4, रेस्ट में है 0 अपान 6 + 4 10 इक्वल टू, हाँ यहाँ 14 84 8.84, तो 84 अपान 10 मीन्स 8.4 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन था बेटा। अभी सेंटर ऑफ मास का वीडियो आने वाला है ना, बाकी क्लास में जो पढ़े होंगे वो लोग पढ़ रहे होंगे, बाकी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अभी आगे आने वाला वीडियो बेटा वहाँ पे पढ़िएगा, खूब जम करके पढ़ाई करिएगा उसका। तो आंसर हो गया इसका 29 का सी, 29 सी। 28 20 नहीं 28 हो, 29 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर। थर्टी नंबर क्वेश्चन करा कि 3, देखो 3 सॉलिड स्फीयर है। 30 नंबर, 3 सॉलिड स्फीयर बेटा ना, सेल है, नॉट सॉलिड स्फीयर, सेल। ये 3 आइडेंटिकल सेल है,
तो देयर आर 3 आइडेंटिकल सेल, सबका मास मान लो m है और सबका रेडियस r है ना, m r, ओके, ये है बेटा। और एक एक्सिस पास कर रही है ऐसे, एक एक्सिस पास कर रही है ऐसे, इसके अबाउट इस सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। इन तीनों की कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है। तो जानते हो कि सेल, तो चूंकि सेल मीन्स खोखला गोला होता है, तो हालो स्फीयर और खोखले गोले में क्या अंतर होता है? जो सेल होता है तो उसकी कुछ थिकनेस कंसीडर की जाती है, अंदर का रेडियस r1 होता है, बाहर का रेडियस r2 होता है। और जो खोखला गोला होता है उसको मानते हैं स्फेरिकल मीन्स हालो स्फीयर। तो हालो स्फीयर को थिकनेस उसकी बहुत ही पतली मानते हैं, तो बीच का r1 और r2 के मान को निगलेक्ट कर देते हैं। दोनों में ये अंतर होता है, ठीक। तो यहाँ पर r1 r2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एक ही रेडियस r दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि सेल लिखा है लेकिन हम इसको ट्रीट करेंगे कैसा, हालो स्फीयर। तो ये है सेल कैसा बेटा हमारा, हालो स्फीयर है ना, हालो स्फीयर है। ये हालो स्फीयर लेकर के सॉल्व कर देंगे, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, आपको सेल के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए कि यह ना r1 प्लस सेल है और हालो स्फीयर मान लीजिए, उसको एवरेज ले लीजिए, ना हो तो उसका r1 r2 का तभी काम चल जाएगा, वो फर्स्ट क्लास। ओके, आंसर निकालना है तुरंत आपको इसका फर्स्ट क्लास का। चलो बेटा, अब जैसा देखिए यहाँ पर जो पहला है ये, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिस्क बन करके ये क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ना, डिस्क करके पूछा था ये क्वेश्चन, उठा के पेपर देखिए तो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो ध्यान दे देना बेटा कि ये जब ये इस हालो स्फीयर हो गया तो ये सिमेट्रिक हो गया ना, ये सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक हो गया मीन्स कि जो हालो स्फीयर होता है या सॉलिड स्फीयर होता है तो उसमें एक्सिस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वर्टिकल एक्सिस हो चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो, यानी कि उसमें IC और IC डैश दोनों बराबर होते हैं। क्या बोला, IC और IC डैश। नए बच्चे IC डैश का मतलब नहीं समझेंगे, वो वीडियो में देखेंगे, अभी आने वाला है, जस्ट कमिंग सून, ओके, कमिंग सून। तो IC और IC डैश दोनों बराबर होते हैं बेटा, बहुत ही आसान होती है, बहुत ही टेक्निक होती है, बहुत ही आसान फिजिक्स है। बशर्ते आप यदि P100 पे पढ़ रहे होंगे तब, अगर कहीं और पढ़ रहे होंगे तो फिजिक्स बहुत भारी लग रही होगी, और यहाँ पढ़ रहे होंगे P100 के आप स्टूडेंट होंगे, लकी होंगे तो फिजिक्स आपको बहुत ही आसान लगेगी। बशर्ते कंटिन्यूस पढ़ने की ज़रूरत है, डेली इसमें से 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो देखने की ज़रूरत है, तब आसान होगी। ओके कमान, तो ओके कमान, तो बात हो रही थी कि हालो स्फीयर है, तो हालो स्फीयर है, यदि वो हालो स्फीयर बेटा चारों तरफ से एक जैसा है ना, चारों तरफ से सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिसिटी के वजह से IC और IC डैश दोनों बराबर होते हैं। बात समझा? लेकिन अन्य किसी भी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, अन्य कहीं ऐसा नहीं होता। तो हालो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में ऐसा होता है। तो मीन्स कि इसके लिए जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो तो जानते हो कि जो वर्टिकल लाइन ऐसे तुम्हारे तरफ एक्सिस आ रही है उस पर इस IC होती है, IC डैश होती है, लेकिन सिमेट्री के कारण IC और IC डैश इसका दोनों एक ही है। मीन्स कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितनी हो गई, I1 हो गई बेटा 2/3 mr² हो गई। ओके, अच्छा अब जा देखो, यही एक्सिस इसके लिए टेंजेंट बना रहा है ना, तो टेंजेंट पर इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो क्या होती है, टेंजेंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी बेटा, I2 कितनी हो गई इसके लिए, तो I2 हो गई IC + mr² हो गई। तो I2 बराबर देखो IC मीन्स 2/3 mr² प्लस mr² कितना हो गया, तो I2 आ गया 5/3 mr² हो गया। और जस्ट वही चीज़ें भी टेंजेंट के अबाउट देखो, टेंजेंट बना रहा है इसका भी, तो I3 कितना हुआ, वही बात यहाँ भी हुई, कितना 5/3 mr²। और समझा? अब इसके बाद क्या हुआ, देखो, तो पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई, तो पूरे सिस्टम की I आप सबको जोड़ दीजिए, I1 + I2 + I3 सबको जोड़िए। I बराबर I1 कितना है, वहाँ से बोलिए, देखिए 2/3 mr² प्लस दोनों बराबर हैं तो 5/3 लिख करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
तो हाँ, यहाँ कितना हो गया 5 5 10 हो गया बेटा। आई बराबर, अब यहाँ पे देखो 10 और 2 4, 10 और 2 12, कितना आंसर आया 12 mr²/3 मीन्स द फाइनल आंसर इज आई बराबर 4 mr²। 3 से इसे काट दीजिए 4 को, 12 को 4 आ गया, 4 mr² इज द आंसर। तो इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुई 4 mr² मीन्स द आंसर इज सी। 30 का सी, 30 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, द डिपेंडेंस ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द डिस्टेंस आर। आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। नोट कर लिए होंगे, जल्दी से करिए नोट। हो गया, आइए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन 31 अर्थ अर्थ का सेंटर जैसे जैसे आगे जाते हो, जैसे जैसे आगे जाते हो तो जी का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन्स ये है आर डिस्टेंस, तो आपको बताना जी, जैसे मान लो इस बिंदु पर बताना है, आप क्या करते हो, जिस बिंदु पर बताना होता है उतने का रेडियस मान लेते हो। इस बिंदु पर बताना है तो यह उस यहाँ से सेंटर से उसकी डिस्टेंस लोगे, इसको रेडियस मान लोगे, रेडियस। और क्या, जैसे गॉस लॉ काम करता है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो गॉस लॉ से क्या निकालते हो, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वही इफेक्टिव होता है। ऐसे ही एम्पीरियन सरफेस, वीडियो देखा होगा, नहीं देखे हैं फिर से देखिए, जाकर पढ़िए ठीक से। तो एम्पीरियन सरफेस के अंदर, एम्पियर्स सर्किटल लॉ में एम्पीरियन सरफेस के अंदर जो करंट बहती है वो करंट इफेक्टिव होती है, जो इसी साल नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एम्पीरियन सरफेस के अंदर की करंट प्रभावी होती है। ठीक वैसे ही ग्रेविटेशन में, जो भी वीडियो आने वाला है, ग्रेविटेशन का वीडियो आएगा तो जम के पढ़ाई करिएगा वहाँ पर। तो ऐसे ही ग्रेविटेशन में गॉसियन सरफेस होता बेटा ये। तो अब वहाँ नाम गॉसियन ने तो कोई नियम दिया नहीं, लेकिन जैसे गॉसियन सरफेस के जैसे ही वहाँ पर भी ये सरफेस है, उस सरफेस को लोगों ने कोई नाम नहीं दिया तो हम अपना नाम दे देते हैं एसडीपी सरफेस ना बेटा। तो ये एक अंदर, हाँ गॉस ने नहीं बोला है और एम्पियर ने भी नहीं बोला। एम्पियर ने भी वो अपने करंट के लिए बोले थे और ये अपने किसी लिए बोले थे, ये अपना चार्ज के लिए बोले थे, इसके लिए कोई बोला नहीं, खाली जगह है तो हम बोल देते हैं। तो यह क्या बेटा एसडीपी सरफेस है ना, एसडीपी सरफेस ना, जिनका व्हाट्सएप पे बात करने के लिए बेटा 88 40 36 12 43। ओके बेटा, इस पे अपना क्वेश्चन मंगा सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो, जम करके एडवाइस ले सकते हो। डॉक्टर कैसे बने, IITN कैसे बने, ओके हाँ, बोर्ड की में कैसे टॉप करें, इसके लिए इस पे नंबर से बात कर सकते हो, चलिए अपना मैसेज भेज सकते हो। तो ये कौन सा सरफेस हो गया, अरे बोलो यार कौन सा सरफेस, एसडीपी सरफेस, हाँ एसडीपी सरफेस हो गया। इसके अंदर जो मास होगा ना, इसके अंदर जो मास होगा तो वह इफेक्टिव मास